हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से नए महत्वपूर्ण वीडियो में। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम जितने भी अधिनियम हैं उनका सार मतलब उनको एक ही वीडियो में समाहित करेंगे। इसके पहले भी हम एक और वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने अधिनियम जितने भी अधिनियम हैं उन सारों को एक वीडियो में लाने की कोशिश की थी। आज उसके जैसे ही हम ये दूसरी वीडियो आपके लिए लाए हैं। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लेना। आज हम इसका दूसरा वीडियो शूट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि महिलाओं से और बच्चों से संबंधित नियम और अधिनियम के कैसे प्रश्न बनते हैं। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न इसमें दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत यदि कोई व्यक्ति दहेज मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कितनी सज़ा हो सकती है। मतलब ये बोला है इसमें कि अगर कोई व्यक्ति दहेज मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कितनी सज़ा का प्रावधान है। ऑप्शन पहला है 2 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना। दूसरा है 3 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना। तीसरा है 5 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना। एंड लास्ट है 7 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना। तो बताइए दहेज मांगते हुए अगर पकड़ा जाएगा तो उसको कितनी सज़ा का प्रावधान है। क्या होगा। ऑप्शन सी 5 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना। दूसरा प्रश्न है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार किसी महिला को प्रसूति अवकाश के दौरान कितनी बार वेतन दिया जाएगा। इसमें बोला है अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार उसको जब वो अवकाश लेगी 26 वीक का 26 वीक का तो उस दौरान उसको कितनी वेतन मिलेगी। पहला है आधा वेतन मिलेगा। दूसरा है पूरा वेतन मिलेगा। तीसरा है केवल मूल वेतन। एंड लास्ट है कि कोई वेतन नहीं। तो बताइए कौन सा वेतन मिलेगा। ऑप्शन बी पूरा वेतन। याद रखना उसको कैसा मिलेगा, पूरा वेतन उसको मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है पॉस अधिनियम 2013 के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत करने के लिए किस निकाय का गठन किया गया है। अगर आपको उसमें यौन उत्पीड़न की शिकायत करना है तो ऐसा कौन सा निकाय बनाया गया है जिस पर आप शिकायत कर सकते हैं। पहला है आंतरिक शिकायत समिति। दूसरा है महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ। तीसरा है राज्य महिला आयोग। एंड लास्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो बताइए आपको अगर शिकायत करना होगा तो आप किस निकाय में जाके करोगे। क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए आंतरिक शिकायत समिति। नेक्स्ट प्रश्न है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत यदि किसी नाबालिग का विवाह होता है तो उसे किस प्रकार माना जाएगा। मतलब अगर इसमें कोई नाबालिग विवाह करता है तो उसे क्या माना जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका वैध। दूसरा है शून्य एवं अवैध। तीसरा है सशर्त वैध। एंड लास्ट है विशेष अनुमति के बाद वैध। क्या होगा सही आंसर बताइए।
ऑप्शन बी शून्य एवं अवैध। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पीड़िता किससे संरक्षण आदेश प्राप्त कर सकती है। मतलब इसमें जो पीड़िता होगी वो अगर उसको संरक्षण का आदेश चाहिए तो वो किससे प्राप्त करेगी, घरेलू हिंसा अधिनियम के अनुसार। पहला है पुलिस अधीक्षक, दूसरा है कलेक्टर, तीसरा है मजिस्ट्रेट एंड लास्ट है पंचायत प्रमुख। तो बताइए अगर उसको संरक्षण प्राप्त करना है तो वो किससे प्राप्त करेगी। तो ऑप्शन सी मजिस्ट्रेट, किससे, मजिस्ट्रेट से। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई। किसकी, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। पहला है 1992, दूसरा है 1995, तीसरा है 2001 एंड लास्ट है 1985। तो बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है 1992। नेक्स्ट प्रश्न है दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज का अर्थ क्या है। आपको ये बताना है कि जो ये अधिनियम है इसके अनुसार दहेज का अर्थ क्या है। पहला है केवल नगद राशि, दूसरा है केवल सोने चांदी के आभूषण, तीसरा है केवल अचल संपत्ति एंड लास्ट है विवाह के दौरान दिए गए धन, वस्त्र, आभूषण या संपत्ति। तो क्या इसका सही आंसर होगा, बताइए आप। ऑप्शन डी विवाह के दौरान दिए गए धन, वस्त्र, आभूषण या संपत्ति। अगला प्रश्न है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार विवाह को वैध होने के लिए किस शर्त का पालन करना आवश्यक है। मतलब आप किस शर्त का पालन करना पड़ेगा जब आपका विवाह वैध माना जाएगा हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार। पहला है वर और वधू की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, दूसरा है वर की आयु 21 और वधू की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, तीसरा है केवल माता पिता की सहमति आवश्यक है एंड लास्ट है विवाह केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच होना चाहिए। तो बताइए आपका विवाह कब वैध माना जाएगा, कौन सी शर्त का आपको पालन करना पड़ेगा। ऑप्शन बी वर की आयु 21 और वधू की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है पॉस्को अधिनियम 2012 के अनुसार यौन अपराध के मामलों की सुनवाई कितने समय के भीतर पूरी होनी चाहिए। पहला है 3 महीने में, दूसरा है 6 महीने में, तीसरा है 1 वर्ष में एंड लास्ट है आपका 2 वर्ष में। तो क्या इसका सही आंसर होगा, सुनवाई आपकी कितने समय के भीतर होगी। ऑप्शन सी 1 वर्ष में। नेक्स्ट प्रश्न है महिला आरक्षण विधेयक 2023 के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितने वर्षों तक प्रभावी रहेगा। मतलब इसमें ये बोला है कि जो आपका ये आरक्षण विधेयक 2023 में आया था ये आपका कितने वर्षों तक आपका प्रभावी रहेगा। मतलब आपको कितने वर्षों तक 33% आरक्षण दिया जाएगा। पहला है 10 वर्ष, दूसरा है 15 वर्ष, तीसरा है 20 वर्ष एंड लास्ट है 25 वर्ष। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी 15 वर्ष।
नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। आपको ये बताना है कि लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। पहला 16 वर्ष, दूसरा है 18 वर्ष, तीसरा है 21 वर्ष एंड लास्ट है 23 वर्ष। तो बताइए लड़कियों की विवाह की आयु कितनी है न्यूनतम। तो क्या होगा, ऑप्शन बी 18 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़कों की योग्य न्यूनतम आयु क्या है। अभी आपने लड़कियों की बताया था, अब आपको बताना लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या होगी। पहला है 18 वर्ष, दूसरा है आपका 19 वर्ष, तीसरा होगा आपका 20 वर्ष एंड लास्ट है आपका 21 वर्ष। तो सही आंसर क्या होगा, लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या होगी, ऑप्शन डी 21 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को किस अधिनियम के स्थान पर लागू किया गया था। पहला है दहेज निषेध अधिनियम 1961, दूसरा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, तीसरा है बाल विवाह अधिनियम 1929 एंड लास्ट है महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। तो किस अधिनियम के स्थान पर आपका बाल विवाह अधिनियम लाया गया। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी बाल विवाह अधिनियम 1929। इसको क्या बोलते हैं, शारदा अधिनियम। क्या बोलते हैं इसको, शारदा अधिनियम। अगला प्रश्न है इसमें, यदि कोई माता पिता अभिभावक बाल विवाह को प्रोत्साहित करता है तो उसे अधिकतम कितनी सजा हो सकती है। पहला है आपका 6 महीने, दूसरा है आपका 1 वर्ष, तीसरा है आपका 2 वर्ष की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना एंड लास्ट है आपका कोई सज़ा नहीं। तो बताइए अगर अभिभावक या माता पिता बाल विवाह को प्रोत्साहित करते हैं तो उनको अधिकतम कितनी सज़ा हो सकती है। क्या होगा, ऑप्शन सी 2 वर्ष की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत कौन बाल विवाह को अमान्य घोषित के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है। पहला है विवाह में शामिल माता पिता, दूसरा है विवाह में शामिल पक्षकार लड़का या लड़की, तीसरा है केवल जिला मजिस्ट्रेट एंड लास्ट है केवल पंचायत प्रमुख। तो क्या इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी विवाह में शामिल पक्षकार या लड़का लड़की। अगला प्रश्न है, बाल विवाह को रोकने के लिए किस अधिकारी को अधिकार दिए गए हैं। पहला है जिला शिक्षा अधिकारी, दूसरा है बाल विवाह निषेध अधिकारी, तीसरा है महिला आयोग के सदस्य एंड लास्ट है पंचायत प्रमुख। तो किस अधिकारी को अधिकार दिए गए हैं कि भैया आप बाल विवाह रोक सकते हो। कौन अधिकारी होंगे वो, बाल विवाह निषेध अधिकारी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है,
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह को कितने दिनों के भीतर चुनौती दी जा सकती है? अगर आपको बाल विवाह को चुनौती देना है तो आप कितने दिनों के भीतर आप चुनौती दे सकते हो? पहला है 6 महीने, दूसरा 1 वर्ष, तीसरा है 2 वर्ष, लास्ट है 3 वर्ष। बताइए कब चुनौती दे पाओगे आप? ऑप्शन बी 1 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि बाल विवाह हो जाता है तो लड़की को कितने वर्ष की आयु तक विवाह को निरस्त करने का अधिकार है? पहला है 16 वर्ष, दूसरा है 18 वर्ष, तीसरा है 20 वर्ष एंड लास्ट है 21 वर्ष। तो क्या होगा? ऑप्शन डी 21 वर्ष। 21 वर्ष क्यों होगा? क्योंकि इसमें इन्होंने बोला है कि निरस्त करने का अधिक कि लड़की को कितने वर्षों की आयु तक निरस्त करने का अधिकार होगा। मतलब अगर लड़का नाबालिग होगा तो वह 21 वर्ष तक तो कर सकती ना निरस्त विवाह को। तो उसमें ये नहीं पूछा कि लड़की की आयु क्या होगी, है ना। तो अंतर है दोनों क्वेश्चन में। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो तब आंसर आप पे बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह की रोकथाम किस प्रकार की सजा के अंतर्गत आता है? मतलब आपको ये बताना है कि अगर आप बाल विवाह की रोकथाम का जो आपका एक्ट है उसमें सजा का प्रावधान क्या है? पहला है दंडनीय अपराध है, दूसरा है असंज्ञेय अपराध है, तीसरा है आपका संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है एंड लास्ट है आपका केवल जमानती अपराध है। तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन सी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत कौन सा प्रावधान सही नहीं है? आपको बताना कि सही नहीं है। पहला है यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है, दूसरा है माता पिता को भी सजा दी जा सकती है, तीसरा है बाल विवाह में शामिल लड़के और लड़की दोनों को जेल भेजा जा सकता है, लास्ट है बाल विवाह निषेध अधिकारी इसकी रोकथाम के लिए जिम्मेदार हैं। तो क्या इसका सही आंसर होगा? बताइए। हाँ, मैंने आपको एक आंसर गलत बता दिया, मैं इसके बाद बता दे रहा आपको कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका होगा ऑप्शन सी, बाल विवाह में शामिल लड़के और लड़की दोनों को जेल भेजा जा सकता है। दोनों के लिए नहीं, लड़की के लिए नहीं भेजा जाता है। अगर लड़के का लिखा होता तो ये ऑप्शन सही होता। एक चीज़ और आप इसको सही कर लीजिए, जो मैंने आपको बताया था कि आप बाल विवाह को कितने दिनों के भीतर चुनौती दे सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी 3 वर्ष। क्या होगा इसका? 3 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार मूल रूप से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार था? पहला है अनुच्छेद 14, दूसरा है अनुच्छेद 19(1)(f), तीसरा है अनुच्छेद 21 एंड लास्ट है अनुच्छेद 31। तो आपको ये बताना है कि पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो किस मौलिक अधिकार में शामिल था। तो
तो किसमें था? ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(1) का F। नेक्स्ट है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया? पहला है अनुच्छेद 21A, दूसरा है अनुच्छेद 31A, तीसरा है अनुच्छेद 300A एंड लास्ट है अनुच्छेद 19। तो सही आंसर क्या होगा बताइए? महत्वपूर्ण संपत्ति का अधिकार आपके लिए। क्या होगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 300A। नेक्स्ट प्रश्न है संपत्ति का अधिकार अब भारतीय संविधान के किस भाग में आता है? पहला है भाग 3 जो आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है, दूसरा है आपका भाग 4 जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, तीसरा है आपका भाग 12 जिसका संबंध संपत्ति अनुबंध और देनदारियां से संबंधित है, और लास्ट है भाग 13 जिसका संबंध व्यापार और वाणिज्य से है। तो किस भाग में संपत्ति का अधिकार वर्तमान में आने लगा है आपको ये बताना है। क्या होगा? ऑप्शन सी भाग 12 संपत्ति अनुबंध और देनदारियां। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 300A के तहत किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कब वंचित किया जा सकता है? पहला है केवल संसद के कानून द्वारा, दूसरा है केवल राष्ट्रपति की मंजूरी से, तीसरा है राज्य सरकार की मर्जी से, एंड लास्ट है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से। तो बताइए इसका क्या सही आंसर होगा? क्या होगा? ऑप्शन ए केवल संसद के कानून द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है इस्लामिक उत्तराधिकारी कानून में महिलाओं को संपत्ति में क्या अधिकार प्राप्त है? पहला है कोई अधिकार नहीं है, दूसरा है पुरुष उत्तराधिकारी के बराबर अधिकार है, तीसरा है पुरुष उत्तराधिकारी से आधा अधिकार है, एंड लास्ट है केवल पिता की संपत्ति में अधिकार है। तो बताइए क्या सही इसका आंसर होगा? मुस्लिम लॉ से भी क्वेश्चन एग्जाम परसों की शिफ्ट में एग्जाम आ गया है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। क्या होगा? ऑप्शन सी पुरुष उत्तराधिकारी से आधा अधिकार, मतलब अगर पुरुष को 50 है तो स्त्री को कितना होगा? 25% होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी तक अगर आपने दिव्यांग अधिनियम 2016 की वीडियो नहीं देखी है तो आप ये देख लेना। इसमें थ्योरी और MCQ दोनों चीज़ें समाहित हैं और सारे के सारे प्रश्न पेपर में आने वाले इसमें प्रश्न हैं और यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आ भी चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है मुस्लिम उत्तराधिकारी कानून के अनुसार एक विधवा को अपने पति की संपत्ति में कितने % का अधिकार होता है यदि संतान हो? बस सीधा इसमें ये बोला है कि अगर कोई पति है ना, उसका पति मर गया, अब उसकी विधवा पत्नी है, तो विधवा के पास अगर संतान है तो उसको जो उसकी संपत्ति थी पति की उसका कितना % अधिकार होगा? पहला 1/4,
दूसरा 1/8, तीसरा 1/2 एंड लास्ट है 1/3। तो क्या होगा? ऑप्शन बी 1/8। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया गया है? पहला है अनुच्छेद 14, दूसरा है अनुच्छेद 19, तीसरा है अनुच्छेद 21 ए एंड लास्ट है अनुच्छेद 45। तो बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया गया है? क्या होगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 ए। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब प्रभावी हुआ? पहला है 1 अप्रैल 2010, दूसरा है 26 जनवरी 2009, तीसरा है 15 अगस्त 2010 एंड लास्ट है 2 अक्टूबर 2009। तो भारत में RTE एक्ट 2009 कब प्रभावी हुआ? कब हुआ? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010। अगला प्रश्न है, RTE अधिनियम के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? पहला है 3 से 10 वर्ष, दूसरा है 6 से 14 वर्ष, तीसरा है 5 से 18 वर्ष एंड लास्ट है 10 से 16 वर्ष। तो बताइए बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए है? क्या होगा? ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस प्रकार की शिक्षा सुनिश्चित करता है? पहला है निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा, दूसरा है सरकारी स्कूलों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तीसरा है केवल उच्च शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा एंड लास्ट है केवल तकनीकी शिक्षा। तो किस शिक्षा सुनिश्चित करता है आप बताइए मेरे को? क्या होगा? ऑप्शन बी सरकारी स्कूलों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, RTE अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को अपनी कुल सीटों का न्यूनतम कितने % गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखना चाहिए? पहला है 10%, दूसरा है 15%, तीसरा है 25% एंड लास्ट है 50%। तो कितने % सीटों का रिजर्व रखना चाहिए प्राइवेट स्कूलों में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए? तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन सी 25%। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 21 ए को संविधान में कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पहला है 42वां संविधान संशोधन 1976, दूसरा है 44वां संविधान संशोधन 1978, तीसरा है 86वां संविधान संशोधन 2002 एंड लास्ट है 73वां संविधान संशोधन 1992। तो आर्टिकल 21 किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया आपको बताना है, बताइए क्या आएगा? ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला है इसका क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सरकार
किस प्रकार के स्कूलों की स्थापना को बढ़ावा देती है? पहला ऑप्शन है केवल निजी स्कूल, दूसरा है केवल कॉरपोरेट स्कूल, तीसरा है सरकारी एवं मान्यता प्राप्त स्कूल, एंड लास्ट है केवल अंतर्राष्ट्रीय स्कूल। तो बताइए किस प्रकार के स्कूलों की स्थापना को बढ़ावा देने की बात करता है आरटीई एक्ट? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त स्कूल। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक स्कूल को कितने दिनों के भीतर न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं को पूरा करना चाहिए? पहला है 1 वर्ष, दूसरा है 2 वर्ष, तीसरा है 3 वर्ष, एंड लास्ट है 5 वर्ष। तो बताइए कितने वर्षों के भीतर उसको बुनियादी जरूरतों को पूरा करना चाहिए? कितने वर्षों के? 2 वर्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आरटीई अधिनियम के तहत विद्यालयों में बच्चों को किस प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता है? पहला है शारीरिक दंड, दूसरा है मानसिक उत्पीड़न, तीसरा है स्कूल से निष्कासन, एंड लास्ट है उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा दंड नहीं दिया जाना चाहिए? क्या आएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत क्या प्रावधान है यदि कोई बच्चा स्कूल छोड़ दे तो? पहला है उसे फिर से प्रवेश देने का प्रावधान है, दूसरा है उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तीसरा है केवल प्राइवेट स्कूल में भेजा जाएगा, एंड लास्ट है उसे सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्या सही आंसर होगा बताइए? क्या होगा? ऑप्शन ए उसे फिर से प्रवेश देने का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देता है? पहला है अनौपचारिक शिक्षा, दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा, तीसरा है औपचारिक और संरचित शिक्षा, एंड लास्ट है केवल ऑनलाइन शिक्षा। तो किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देता है? ऑप्शन सी औपचारिक और संरचित शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और छात्र का अधिकतम अनुपात कितना होना चाहिए? मतलब जो आपका प्राइमरी स्कूल है तो उसमें कितने स्टूडेंट के बीच एक टीचर होना चाहिए? पहला है 1:20, दूसरा है 1:30, तीसरा है 1:35, लास्ट है 1:40। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? क्या होगा? ऑप्शन सी 1:35। नेक्स्ट प्रश्न है आरटीई अधिनियम के तहत माता पिता की क्या जिम्मेदारी है? पहला है बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, दूसरा है केवल सरकारी स्कूल में पढ़ाना जरूरी है, दूसरा है बच्चों को कोई भी शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, एंड लास्ट है केवल 10वीं तक पढ़ाना जरूरी है। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा?
ऑप्शन ए, बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है। और इसके पहले का मैंने आपको गलत बता दिया इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 1:30। कितना होगा? 1:30। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस अधिनियम के तहत शिक्षा के अधिकार की निगरानी करता है? पहला है बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। दूसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तीसरा है किशोर न्याय अधिनियम 2015। एंड लास्ट है महिला एवं बाल विकास अधिनियम 2005। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला है बाल अपराधियों को कठोर दंड देना। दूसरा है बाल अपराधियों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन सुनिश्चित करना। तीसरा है किशोरों को वयस्क अपराधियों की समान सजा देना। एंड लास्ट है किशोरों को पुलिस हिरासत में रखना। तो क्या सही आंसर होगा इसका? ऑप्शन बी, बाल अपराधियों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? पहला है अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार। दूसरा है अनुच्छेद 15, अत्याचार से बचाव का अधिकार। तीसरा है अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार। एंड लास्ट है अनुच्छेद 39, बालकों के संरक्षण से संबंधित नीति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 39, बालकों के संरक्षण से संबंधित नीति। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत किशोर अपराधियों के मामले को सुनने के लिए कौन सा निकाय गठित किया गया है? पहला है बाल न्यायालय। दूसरा है बाल कल्याण समिति। तीसरा है किशोर न्याय बोर्ड। एंड लास्ट है उच्च न्यायालय। तो क्या इसका सही आंसर होगा? बताइए। क्या होगा? ऑप्शन सी, किशोर न्याय बोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर न्याय बोर्ड में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? किसमें? किशोर न्याय बोर्ड में न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5 एंड लास्ट है 7। तो आपको बताना है न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत किशोर न्याय बोर्ड को कितने दिनों के भीतर निर्णय लेना आवश्यक है? मतलब जो ये बोर्ड है किशोर न्याय बोर्ड, ये कितने दिनों के भीतर निर्णय लेगा? ये कंपलसरी है। पहला है 15 दिन, दूसरा है 30 दिन, तीसरा है 60 दिन एंड लास्ट है 90 दिन। तो कितने दिनों के भीतर ये अपना निर्णय लेगा, ये आवश्यक है। बताइए। क्या आएगा? ऑप्शन सी, 60 दिन। नेक्स्ट है,
किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत अपराधों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ये क्वेश्चन मैं पहले के एक्ट वाले क्वेश्चन में करा चुका हूं, तो आप पे ही बनना चाहिए। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 एंड लास्ट है 5। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? कितने हैं? ऑप्शन बी 3। कौन कौन से मैंने आपको बताए थे? गंभीर, जघन्य और छोटे अपराध, है ना? ये 3 मैंने आपके लिए बताए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीन अपराध की श्रेणी में आता है? किसमें? संगीन अपराध। पहला है चोरी, दूसरा है नशीले पदार्थों की तस्करी, तीसरा है हत्या, लास्ट है स्कूल में झगड़ा। तो कौन सा आपका संगीन अपराध में आएगा? बताइए। ऑप्शन सी हत्या। नेक्स्ट है, 16 से 18 वर्ष के किशोरों द्वारा, कितने? 16 से 18 किए गए संगीन अपराधों की सुनवाई किस न्यायालय में की जा सकती है? पहला है बाल न्यायालय, दूसरा है किशोर न्याय बोर्ड, तीसरा है जिला सत्र न्यायालय एंड लास्ट है उच्च न्यायालय। तो बताइए किस न्यायालय में सुनवाई होगी 16 से 18 किशोर की जिन्होंने संगीन अपराध किया है? किसमें होगी? ऑप्शन सी जिला सत्र न्यायालय। नेक्स्ट है, बाल अपराधियों के पुनर्वास हेतु कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जाता है? पहला है बाल सुधार गृह, दूसरा है अवलोकन गृह, तीसरा है विशेष गृह एंड लास्ट है उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण समिति कितने वर्षों के लिए नियुक्त की जाती है? कौन सी? बाल कल्याण समिति कितने वर्षों के लिए नियुक्त की जाती है? पहला है 2 वर्ष, दूसरा है 3 वर्ष, तीसरा है 5 वर्ष एंड लास्ट है 6 वर्ष। तो कितने वर्षों के लिए नियुक्त की जाती है आपको ये बताना है। कौन सी समिति? बाल कल्याण समिति। क्या होगा? ऑप्शन सी 5 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया कौन नियंत्रित करता है? पहला है आपका राष्ट्रीय अधिकार संरक्षण आयोग, दूसरा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान प्राधिकरण, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट और लास्ट है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? क्या होगा? ऑप्शन बी केंद्रीय दत्तक ग्रहण एवं संस्थान प्राधिकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत संस्थागत देखभाल का क्या अर्थ है? पहला है बच्चों को जेल में रखना, दूसरा है बच्चों को पुलिस हिरासत में रखना, तीसरा है बच्चों को पुनर्वास गृह में रखना एंड लास्ट है बच्चों को उनके माता पिता को सौंप देना। तो संस्थागत देखभाल का क्या अर्थ है? क्या होगा? ऑप्शन सी बच्चों को पुनर्वास गृह में रखना। नेक्स्ट है, यदि कोई बच्चा सड़क पर अकेला मिलता है और उसे माता पिता या अभिभावक का सहयोग प्राप्त नहीं है
तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? पहला है परित्यक्त बच्चा, दूसरा है अपराधी बच्चा, तीसरा है विशेष बच्चा एंड लास्ट है नशीली दवाओं का शिकार बच्चा। तो बताइए, अगर बच्चा वो सड़क पर अकेला है और उसको किसी का भी सहयोग प्राप्त नहीं है तो क्या कौन सा कहलाएगा? ऑप्शन ए परित्यक्त बच्चा। लास्ट क्वेश्चन है, बाल अपराधों के मामले में पुलिस अधिकारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है, ऐसे अधिकारियों को क्या कहा जाता है? पहला है किशोर पुलिस अधिकारी, दूसरा है विशेष पुलिस अधिकारी, तीसरा है बाल कल्याण अधिकारी एंड लास्ट है सामाजिक कार्यकर्ता पुलिस। तो बताइए वो कौन से पुलिस अधिकारी कहलाएंगे जो बाल अपराधों के मामलों के लिए बनाए जाते हैं, प्रशिक्षित किए जाते हैं? तो क्या होगा? ऑप्शन ए किशोर पुलिस अधिकारी। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास एंड होती है। मिलते हैं फिर एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।